चलो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमियोस्मोटिक थ्योरी। कोई इस भ्रम में ना रहना कि वाइवा नहीं होगा, वाइवा होगा अभी, और वाइवा क्लास के दौरान ही होगा। जिससे पूछेंगे क्वेश्चन वो बताएगा, क्योंकि अभी पहले ईटीएस के साथ साथ मुझे केमियोस्मोटिक थ्योरी पढ़ाना है, ठीक है। तो वाइवा क्लास के दौरान ही होगा आज केमियोस्मोटिक थ्योरी। सेल रेस्पिरेशन का वाइवा होगा, जेनेटिक्स का नहीं होगा आज। केमियोस्मोटिक थ्योरी मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो पहले उस शख्स का नाम तो जान लें कि इस इंपॉर्टेंट थ्योरी को दिया किसने है। साहब इसको दिया है माइकलिस, अरे माइकलिस नहीं यार, इसको दिया है पीटर, इंग्लैंड नहीं, पीटर मिशेल, MICCHELL, पीटर मिशेल। पीटर मिशेल साहब ने इस थ्योरी को 1968 में दिया था। ईयर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और इनको 1970 या 72 में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था इसी थ्योरी के पर्पज से। क्यों नवाजा गया था, अभी आप ये पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। बहुत ही जोरदार बात इन्होंने कहा है, ठीक है। पहले एक ओवरव्यू देते हैं कि इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा है। इस थ्योरी में इन्होंने ये कहा है कि एटीपी सिंथेसिस जो होता है, चाहे वो एटीपी सिंथेसिस फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू हो, चाहे वो एटीपी सिंथेसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हो, एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड विथ, मतलब कि वो संबंध रखता है किससे, प्रोटॉन ग्रेडियंट से। अब कैसे रखता है उसको समझने के लिए हम अभी पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रोटॉन ग्रेडियंट है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। और वो मेम्ब्रेन अगर फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो वो थालक वाली मेम्ब्रेन होगा, और अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा। उसके अक्रॉस प्रोटॉन का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस, इसी की वजह से एटीपी का सिंथेसिस होगा। कुल मिला के इनके थ्योरी का कंक्लूजन यही है जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा है। लेकिन इनकी थ्योरी को समझने से पहले ये तो इनकी थ्योरी का कंक्लूजन है कि एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड विद प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। और इनकी थ्योरी क्लोरोप्लास्ट ईटीएस पर भी एप्लीकेबल है और माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस पर भी एप्लीकेबल है। और क्लोरोप्लास्ट ईटीएस पर होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस पर। तो इनकी जो थ्योरी है केमियोस्मोटिक थ्योरी, हम ये भी बताएंगे कि इनको केमियोस्मोटिक थ्योरी क्यों बोला गया। सच बता रहे हैं, मतलब आप कहीं भी पढ़ लो, आप 99% लोगों को आप ये देखोगे उनको ये पता नहीं होता कि केमियोस्मोटिक वर्ड क्यों यूज किया पीटर मिशेल ने। वो पढ़ लेते हैं कि अच्छा ये थ्योरी तो एटीपी सिंथेसिस के लिए है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि केमियोस्मोटिक क्यों बोला। लेकिन आप समझोगे कि केमियोस्मोटिक क्यों बोला इसको। और ये मुद्दे की बात ये है, पीएमटी में पॉपुलर सवाल ये बनता है एनसीईआरटी की लाइन है कि ये थ्योरी किस पे एप्लीकेबल है। ऑप्शन दे देगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बोथ, नन, बोथ, दोनों पे एप्लीकेबल है। कैसे, हम दोनों पढ़ेंगे आज, दोनों ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको ईटीएस डिटेल में समझाया साहब। हाँ ये सच है कि मैंने आपको साइक्लिक ईटीएस फोटोफॉस्फोराइलेशन वाला नहीं समझाया है, लेकिन क्या है कि अब उसको यहाँ पे पढ़ाने का मुझे लगता नहीं कि कोई सिग्निफिकेंस है। बस मुद्दे की बात आप यूं समझे, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। मैं शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ। उसमें भी वहां पे वही थालकवाड़ी मेम्ब्रेन होता है, ये लो ये थालकवाड़ी मेम्ब्रेन है, एकदम पतला सा बना दिया, मोटा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। बट उसमें वहां पे वही बस अंतर ये होता है कि इसमें जो है फोटो सिस्टम सिर्फ वन का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ फोटो सिस्टम वन का। वही 180 से 700 वाली लाइट गिरेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इसमें फोटो सिस्टम सेकंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मुद्दे की बात ये है। और जो जो तुमको काम आएगा ये कि यहाँ पर अंदर में वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होता, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता, और इसमें NADPH2 नहीं बनता है। काम का बात यही है, NADPH, लेकिन एटीपी बनता है, एटीपी बनता है वहीं पर स्टोमा में, जैसे वहां बनता था। बस इतना बात अभी याद रखो, बाकी वो पूरा अगर हम ईटीएस पढ़ाते हैं यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फोटो में पढ़ा है, जिनका छूट गया उनको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर का स्प्लिटिंग नहीं होता ल्यूमेन में, और NADPH2 नहीं बनता स्टोमा में, लेकिन फिर भी एटीपी बनता है। अब कैसे बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट से ही बनता है। यही तो केमियोस्मोटिक थ्योरी समझा रहा है। तो इस बातों को हम लिंक करके समझा देंगे आपको, बाकी साइक्लिक समझाने का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। हाँ तो हम आपसे क्या बात कर रहे थे कि जो केमियोस्मोटिक थ्योरी है ये दोनों पर ही एप्लीकेबल है, क्लोरोप्लास्ट ईटीएस, माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस। और क्लोरोप्लास्ट ईटीएस में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक नॉन साइक्लिक क्यों बोले, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां तक ना पहुंच पाए तो नॉन साइक्लिक, जहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ अगर उसको दोबारा इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो साइक्लिक वाले में होता है। फोटोसिंथेसिस से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वन को फिर अगेन मिल जाता है। जो फोटोसिंथेसिस पढ़े उनको याद आ गया होगा।
तो इसलिए उसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि इनकी थ्योरी दोनों पे एप्लीकेबल है, फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक। अब बात ये है कि इनकी थ्योरी किन बातों पर बेस्ड है। मैंने कहा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेस्ड है। अब इनकी थ्योरी को कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए पहले मैं आपको एक फार्मूला रिफ्रेश कराता हूँ, वो फिजिक्स का फार्मूला है, ठीक है। आप एक सेकंड रुक जाओ, ये बच्ची बार बार डाउट पूछ रही है, नोट्स बना रही है, इसको मैं एक मिनट रिप्लाई कर दूं। हाँ जी साहब। तो इनकी थ्योरी को समझने के लिए तुमको एक बात याद दिलाते हैं जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो। याद करो, हर बच्चा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अगर अगर 10th में भी पढ़ा हो तो भी ये फॉर्मूला उनको पल्ले पढ़ा होगा। अदरवाइज यहाँ पर 11th में पढ़े हुए सभी बच्चे हैं जिनको याद होगा। याद कीजिए, आप क्या कहते हैं केटीजी में, या फिर आपको एनएलएम में वगैरह में भी पढ़ते होंगे एटलीस्ट केटीजी में, या फिर आप उसमें वहां पे भी पढ़ते हो, क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, वहाँ ईएमआई वहां पे भी पढ़ते हो क्या। मैं याद दिलाता हूँ, वर्क डन दो चीजों से होता है। वर्क डन दो चीजों से होता है, एक होता है फ्री एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल। और जो बच्चे फिजिक्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो, जो बच्चे मेरे से ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं उनको तो याद आ गया होगा कि वर्क डन, फ्री एनर्जी और पोटेंशियल दोनों रहेगा तब होगा। अब भाई इसको मैं पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा, तब आपको थ्योरी समझ में आएगा। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो भाई डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको तो पहले इच्छा शक्ति होना चाहिए, मतलब अंदर से एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, मतलब आपका डिजायर भी होना चाहिए। अब आपने सोच लिया डॉक्टर, मतलब इच्छा शक्ति आपका क्या, फ्री एनर्जी, मतलब यही वो चीज है जो आपको डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया है। तो आपने सिर्फ चाह लिया इच्छा से डॉक्टर बनना और बन जाओगे, ऐसा नहीं होता यार। अब आपकी अगर इच्छा हो गई है डॉक्टर बनना है, तो अब आप उसके अकॉर्डिंग का क्या चीज की इच्छा हुई है, डॉक्टर बनने की, तो ये इच्छा क्या है, फ्री एनर्जी है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर बनना क्या है, वर्क डन है। लेकिन यार ये आप डॉक्टर नहीं बन सकते, मतलब आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ इच्छा रखने से काम नहीं होता। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी पूरी सिलेबस की, तब जाके आप डॉक्टर बन पाओगे, एमबीबीएस के लिए सीट ले पाओगे। लेकिन मेहनत तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप इच्छा प्रकट ना करोगे। जब तक आप मन ही नहीं बनाओगे कि हमको डॉक्टर बनना है, तो आप क्यों मेहनत करोगे यार। कौन करता है दुनिया में मेहनत बिना बिना इच्छा के, और क्यों करोगे। तो इससे साबित होता है कि सिर्फ इच्छा से डॉक्टर नहीं बन सकते, मतलब कि इच्छा से डॉक्टर नहीं बनते। डॉक्टर तो मेहनत से बनते हैं, लेकिन मेहनत इच्छा से आता है। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं, यानी कि फ्री एनर्जी रेस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल को क्रिएट कराने के लिए, और पोटेंशियल से होता है वर्क डन, पोटेंशियल से होता है वर्क डन, इच्छा से नहीं होता, फ्री एनर्जी से नहीं होता वर्क डन। लेकिन पोटेंशियल तब तक नहीं आ सकता जब तक आपका इच्छा नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल तब तक नहीं बन सकता जब तक फ्री एनर्जी नहीं होता। आई थिंक आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे, वर्क डन होता तो पोटेंशियल से है, लेकिन रोल उसमें फ्री एनर्जी का भी होता है। किस कदर होता है, पोटेंशियल जनरेट ही फ्री एनर्जी कराता है। आइए हम बात करते हैं इस थ्योरी में ये फॉर्मूला किस तरीके से एप्लीकेबल है, और इस फॉर्मूले का कौन सा वैल्यू हमारे इस थ्योरी में एप्लीकेबल है। आइए बात करते हैं वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन है एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस। अब आप कहोगे सर एटीपी सिंथेसिस कोई वर्क डन है क्या। नहीं है, नहीं है, सच में नहीं है। लेकिन एटीपी सिंथेसिस होता कैसे, आप कभी सोचे, कन्फर्मेशनल चेंज, कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ एटीपी सिंथेसिस, याद कीजिए एटीपी सिंथेसिस। और ये कन्फर्मेशनल चेंज आपको वर्क डन नहीं लग रहा, किसी को घुमा देना है ऐसे, ये कन्फर्मेशनल चेंज आपको वर्क डन नहीं लग रहा, मतलब वर्क डन ये है कन्फर्मेशनल चेंज। लेकिन इसी की वजह से क्या होने वाला है, एटीपी बनने वाला है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि एटीपी सिंथेसिस इज वर्क डन। लेकिन एटीपी सिंथेसिस तब तक नहीं हो सकता जब तक फ्री एनर्जी नहीं हो, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस तो होगा ग्रेडियंट से, सॉरी पोटेंशियल से। और आपको मैं बता दूं, पोटेंशियल हमेशा ग्रेडियंट से बनता है। पोटेंशियल आप पढ़ते हैं फिजिक्स में कि एक सरफेस है साहब, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर चार्ज, और वहां पे आप पढ़ते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह निकालते हो, याद करो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन कौन कौन
ग्रेडियंट वगैरह निकालते हो, तो आपको पता है कि पोटेंशियल फ्री एनर्जी की वजह से होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री एनर्जी के माध्यम से मूव कर रहे हैं इधर इधर, तो किधर ज्यादा मूव कर रहे हैं तो आप बताते हो इधर पोटेंशियल ज्यादा इधर कम, फिर उसका डेल्टा पोटेंशियल निकालते हो, चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से आता है। तो चार्ज की ग्रेडियंट से पोटेंशियल बनता है, तो समझ गए। अब चार्ज या तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, यानी कि प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर इस थ्योरी में वो पोटेंशियल प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, जिससे वर्क डन एटीपी सिंथेसिस होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट साहब, अभी आपने हाल में बात किया कि स्टोरी का मुद्दा यही कि प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, तो वो मेम्ब्रेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो सकती है जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा होगा, या थालेक्वाइड मेम्ब्रेन हो रही है, हो सकती है जब फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा होगा। तो एटीपी सिंथेसिस तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से लिंक, बात समझ आ गई, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस वर्क डन है और प्रोटॉन ग्रेडियंट पोटेंशियल जनरेट होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट से, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से लिंक तो है यार, एटीपी सिंथेसिस है, तो समझ आ गया। लेकिन फिर इसमें फ्री एनर्जी का क्या रोल है, और फ्री एनर्जी क्या कर रही है, कहां से आई? तो साहब मैंने अभी आपको समझाया, पोटेंशियल तब तक जनरेट नहीं हो सकता जब तक फ्री एनर्जी ना हो। मैं आपको भी रियलाइज कराऊंगा, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट तब तक नहीं, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा तभी पोटेंशियल, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना मतलब चार्ज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसी सरफेस के अलोंग, चार्ज का अनइक्वल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन हो, चार्ज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होते ही पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो यहाँ चार्ज कौन है, प्रोटॉन है, प्लस है, तो इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं हो सकता है। फ्री एनर्जी लाकर ये कराना पड़ेगा, ये ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस होता है। एक मेम्ब्रेन के अलोंग एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम प्रोटॉन कराना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। और वो कौन कराएगा, मैं आपको बता दूं, वो फ्री एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कराएगा। और साहब वो फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री एनर्जी कहां से आएगा, तो वो दो तरीके से आ सकता है। अगर हो रहा होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाना है, तो वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आएगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्री एनर्जी। और अगर थालेक्वाइड मेम्ब्रेन पर चल रहा है तो प्लस इथेस्मान को प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा करना है एटीपी सिंथेसिस बनाने के लिए, तो वहां पर वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, वाटर के स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा लाइट के प्रदेश में। अभी आप पढ़ेंगे, मैंने पहले भी पढ़ा है, लाइट के प्रदेश में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और इसके पास फ्री एनर्जी है, और यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से फ्री एनर्जी आएगा। ये फ्री एनर्जी जिम्मेवार है इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करने के लिए, और प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होना मतलब क्या, पोटेंशियल डेवलप होना, और यही पोटेंशियल वर्क डन कराएगा। बीच में फिर मैंने एक स्टेप खाया, वो क्या है सुनो, जब जब पोटेंशियल डेवलप होता है तब तब एक फोर्स डेवलप होता है। आप पढ़ते हो ईएमआई में इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल निकालते हो आप इधर से उधर, तो आप वो ईएमएफ पढ़ते हो, याद करो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक सरफेस ले लेते हैं, कहते हैं कि इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर कम इलेक्ट्रॉन, ये वो होता है, वो आप ईएमएफ निकालते हो। यहाँ हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो प्रोटॉन के वजह से डेवलप हुआ है, तो यहाँ ईएमएफ नहीं जनरेट होगा, यहाँ प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा, जिसको आप पीएमएफ कहोगे। तो कुल मिला के ये फोर्स जो है पीएमएफ, यही फोर्स की वजह से ये वर्क डन हुआ है कन्फर्मेशनल चेंज, दैट इज एटीपी सिंथेसिस। क्योंकि इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देगा। आज दिन तक आप सोचे क्या होता है एटीपी सिंथेसिस में, कहा गया वो, क्या नाम है, हर्ष सर, एटीपी सिंथेसिस का क्या काम है, कैसे होता है, हर्ष किधर गया? यस सर। समझ आ रहा है? अभी पूरा नहीं बताया, अभी पूरा नहीं बताया, समझ में आ रहा है बेटा? एक वर्ड बोल देने से नहीं होता है एटीपी सिंथेसिस, उसको पूरा डील करना पड़ता है। कैसे हो रहा, समझ आ रहा है? यस सर। अभी अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो यस सर मत बोलो, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बस मैंने ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, होगा कैसे। हाँ ये, हाँ ये समझ आ गया ना कि होगा क्या, बस 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 ये समझ आना चाहिए कि ये अभी क्या होने वाला। आपको इतना समझ में आ गया कि कोई एक फोर्स आ जाए जो उसमें कन्फर्मेशनल चेंज करा दे, वो कन्फर्मेशनल चेंज एटीपी सिंथेसिस के लिए होना जरूरी है। अब वो एडीपी और एडिपिन फॉस्फेट को तभी जोड़ेगा जब उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। अब देखो यार, ये मॉलिक्यूलर लेवल की बात है, मैं चाहूं तो ये भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि क्यों कन्फर्मेशनल चेंज जरूरी है। ये आपके काम का नहीं है, नहीं है, काम का होता तो मैं जरूर बताता, लेकिन इतना आप मान कर चलो कि जब तक कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा तो एटीपी सिंथेसिस एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ ही नहीं सकता है।
और वो कन्फर्मेशन चेन एक प्रकार का वर्क डन है, जो फिजिकल वर्क है। उसके लिए फोर्स चाहिए, फोर्स, बल चाहिए, बल। और वो फोर्स कौन है? प्रोटोमोटिव फोर्स है। और ये प्रोटोमोटिव फोर्स कब आएगा? जब पोटेंशियल डेवलप होगा। और यहाँ पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट से होगा। किसके अक्रॉस? इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे आएगा? फ्री एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से या वाटर के स्प्लिटिंग से। ये है साहब उनकी थ्योरी का रहस्य, केमियोस्मोटिक थ्योरी का रहस्य ये है। ये जो आपकी स्लाइड पे देख रहे हैं उनकी पूरी थ्योरी का रहस्य यही है। और लोग वार मार्केट में ये चीज बता ही नहीं रहे। अब जब आप ये चीज बता नहीं रहे तो आप केमियोस्मोटिक थ्योरी को रटा देंगे कि बेटा इतना हुआ, उतना हुआ, इतना एटीपी बना, उतना ये बना, वो बना, बस कुल मिला के आप रटा दोगे और क्या करोगे? नहीं साहब, हम नहीं रटाएंगे, हम तो आपको समझाएंगे अभी, देखो ना आप। तो आओ अब हम पहले क्या उठाते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का क्या? ये पूरा का पूरा केमियोस्मोटिक थ्योरी। अब देखो यार, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को समझाने के लिए मुझे एटलीस्ट लगातार 30 मिनट का मीटिंग चाहिए। तो क्या हमारे पास समय है कि हम लगातार 30 मिनट का मीटिंग लें, या इस मीटिंग को खत्म कर दें और नया मीटिंग क्रिएट कर लें? नवीन कुमार कोरोना पॉजिटिव, नवीन कुमार देख रहे हैं सर, समय है अपने पास? कब हुआ मीटिंग स्टार्ट? 5-9 में हुआ है। नहीं, लगातार मुझे 30 मिनट नहीं मिल पाएगा, 5-9 में से। हाँ बीच में अटक जाएगा, है ना? तो मैं क्या करता हूँ कि इस मीटिंग को खत्म करके तुरंत 2 मिनट में नया मीटिंग जनरेट हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी बहुत कम होगा इसमें। तो बस तुरंत मैसेज करूंगा, आप तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ठीक है सर।